तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी अच्छा पेपर अभी तक आया है, काफ़ी अच्छा पेपर आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल लेवल का पेपर अभी तक चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी सिंपल लेवल का ही पेपर था और सेकेंड शिफ्ट में भी जो लेवल है वो सिंपल ही देखने को मिला है। हालांकि इस शिफ्ट में हिंदी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की आई है, तो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। अपने अपने आंसर आप लोग जरूर मैच कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम समाप्त होता है उसके बाद में एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो एसएससी जीडी का भी डेली एग्जाम एनालिसिस हम इसी तरह से लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो सुबह भी आपसे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूछा था और इस बार भी मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो भाई सबको पता है मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो गोदान उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भाई सबको पता है कि भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सुबह आपसे पूछा था कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इस शिफ्ट में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा जो है नागरिक पुरस्कार कौन है, तो वो अपना भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान को भारत के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था, जहां पर भी आपको लैक्ट शब्द देखने को मिल जाए, लैक्ट शब्द हमेशा दूध से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे लैक्टोमीटर हो गया तो दूध को नापने की मशीन होती है, शुद्धता मापने की। लैक्टिक एसिड हो गया तो ये आपका दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और जो लैक्टिक जीवाणु होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो भी आपके दूध में पाए जाते हैं। और जो लैक्टिक एसिड होता है यही हमारी टांगों में, यही हमारे मांसपेशियों में जम जाता है जब हमें जो है थकान का एहसास होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर आपका दही हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है। गुड़ी पड़वा जो है वो किस राज्य का त्योहार है। तो सीधा सीधा आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। कौन 10 की जनगणना कराता है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा 10 की जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 1930 ये नंबर आप डायल करेंगे तो साइबर क्राइम में आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। सुबह वाली वीडियो पर लाइक बहुत कमाए थे भाई, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यह यूपी पुलिस की टैगलाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में। तो इसका आंसर आपका नैनीताल हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या होता है। तो G20 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अपसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये प्रश्न हमने अपनी पीडीएफ में कराया भी था, अपने वीडियो में कराया भी था। तो आज हमारी पीडीएफ से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। करंट अफेयर बिल्कुल उन्हीं पीडीएफ में से आई है जो हमने टॉप 500 यूपी करंट अफेयर कराई थी और जो नेशनल लेवल की करंट अफेयर कराई थी, उसी में से सारे प्रश्न आए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। अगर आप चाहते हैं कि वो टॉप 500 की करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मिल जाए तो आपको एक नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है 7052547003। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 20 रुपये का आपको पेमेंट करना है और पूरी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 500 यूपी करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। साथ ही साथ में यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 400 प्रश्न हैं, जिनमें से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं इन्हीं पीडीएफ में से। और हिंदी की भी कुछ पीडीएफ आपको एक साथ में भेज दी जाएगी, जो अंत समय में आपके जो है फायदा करेगी आपको एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा ये जो है प्रस्तावित किया गया था राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ में भूमि साझा नहीं करता है? हम जब आपको इंडिया का मैप पढ़ा रहे थे तो हमने कहा भी था आपसे कि भारत का मैप अच्छे से पढ़ करके जाइए, स्पेशली जो अपने पड़ोसी देश हैं इनको तो अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है, ठीक है। तो मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भूमि साझा नहीं करता है भारत के साथ में, बाकी सभी लोग भूमि की जो सीमा है वो साझा करते हैं। देखिए, सुबह आपसे बांग्लादेश की मुद्रा पूछा था, इसमें पूछा है टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है और मुद्रा जापान की येन होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो कोलोराडो जो नदी है इसके द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर जाकर के मिलती है? तो हमने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती ये उल्टी दिशा में बहती हैं और ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका सही आंसर अरेबियन सी हो जाएगा, अरब सागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। सुबह भी राधा कृष्ण से, कृष्ण भगवान से एक प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, और इस बार भी कृष्ण जी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ब्रज में रसिया काफ़ी गाया भी जाता है। अगला प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये भी हमने अपने करंट अफेयर में कराया था, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा देखने को। तो जूट किसानों के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो ये आपकी सिक्किम राज्य की लोकप्रिय कला शैली है। ये एक आर्ट है जिसमें मूर्तियों को बनाया जाता है और थंगका आर्ट हम इसे कहते हैं। सिक्किम में यह आर्ट जो है देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था? बहुत लोग गलत करके आए हैं। प्रश्न का सही आंसर श्री नंदलाल बोस होगा। रायजादा बहुत लोग लगा करके आए, लेकिन रायजादा बिल्कुल गलत आंसर है, नंदलाल बोस इसका सही आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है, उसी पीडीएफ से आया है टॉप 500 में से। तो फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस में अभी इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, तो 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो भाई सबको पता है, ठीक है। रात में 12 बजे आकर के मोदी जी कहते हैं भैया ऐसा है, आपके सारे नोट बंद हो गए हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। 1000 के नोट मतलब 1000 का जो नोट था उसको बंद कर दिया गया था, 500 के पुराने नोट भी बंद कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रभावती, ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित होती हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें आपको निजी क्षेत्र भी देखने को मिलता है और प्राइवेटाइजेशन भी मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के देश को चलाती हैं, और यह भारत में पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर सब कुछ प्राइवेट आपको देखने को मिलेगा, अगर हम रूस की बात करते हैं तो वहाँ पर सब कुछ सरकारी देखने को मिलेगा, और भारत ने इन दोनों की अर्थव्यवस्था को एक साथ में अपनाया है। तो भारत में प्राइवेट और सरकारी दोनों आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखिए, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है ये आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। तो क्रांति से भी आपको अभी तक जो पेपर देखने को मिल रहा है काफ़ी सिंपल पेपर आ रहा है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो लोग बिल्कुल चिल होकर के जाइए, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जाइए। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? कौन सी ऐसा एप्लीकेशन है? तो ये आपका डिजी लॉकर है, और भारत सरकार के द्वारा जो है इसको ऑथेंटिक माना गया है। डिजी लॉकर में अब आप अपना जो आपका कोई भी मान लीजिए मार्कशीट वगैरह है वो आप अपने डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर मथुरा हो जाएगा। मथुरा में अभी हाल ही में इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सुबह भी आपसे नाल्को के बारे में पूछा था, इस फिट में टाटा स्टील के बारे में पूछा है, तो किसको नहीं पता है भाई? सर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये आपका 31 हो गया। 32 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 पर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, सुबह भी राजस्व संहिता से एक प्रश्न आया था, इस शिफ्ट में भी आया है। 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर या सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो केवल एक ही कलेक्टर नियुक्त किया जाता है प्रत्येक जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 33, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो अभी स्वीकृत संख्या की बात करें तो 160 है वर्तमान में स्वीकृत संख्या, ठीक है भाई। चलिए 34 नंबर पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला जैव विविधता स्थल है? यायात्सो, तो ये आपका लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 36, ये देखिए प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन शक्ति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड को छूती है, केवल तेलंगाना को नहीं छूती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला में अनाईमुड़ी स्थित है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो जा रहा है, तो चलिए हिंदी के पेपर भी आपको हम साथ साथ में सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम तद्भव के बारे में सुबह भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो उल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका तत्सम उल्लू को होता है, यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब आपसे तत्सम पूछा है तो शुष्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, शुष्क, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौमुदी और ज्योत्सना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया जो शब्द है वो सुसंगत है? तो इसका हो जाएगा आदि से अंत तक, इसे हम आद्योपांत कहते हैं। अगला प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो देखिए निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद का मतलब होता है विवाद जिसमें नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो मेरे तरफ नहीं होता है, मेरी तरफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प आपको बताना है। तो बनिया का बनियान नहीं होता है बल्कि बनियाइन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है, तो वधुएं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऊपर, हाँ, प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय है, याद रखना, ई प्रत्यय, भौतिकी पूछा गया है, ठीक है। भौतिक नहीं पूछा, अगर भौतिक पूछा होता तो इसमें एक प्रत्यय होता, लेकिन क्योंकि भौतिकी पूछा गया तो ई इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरभिमान में निर उपसर्ग है, जिसमें रा जो है वो छोटा वाला, याद रखना, आधा रा इसमें लगा हुआ है। 50, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो देखिए देह लता का मतलब होता है देह रूपी लता, ना कि लता रूपी देह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है वो हो जाएगा यह, बाकी कौन क्या, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कविश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 53 देखिए, क्या कोई तारे गिन सकता है? इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो साफ ही दिखाई दे रहा है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी आपका क्या दिखा रहा है? आपके गुण को दिखा रहे हैं ईमानदारी। तो ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राम ने खिलौने खरीदे, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है सकर्मक क्रिया है, बाकी सब में अकर्मक क्रिया दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो भाई सामान्य वर्तमान काल का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, किया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कुछ भी असर नहीं होना, कुछ भी बोलते रह जाओ, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो कुछ असर ना होना इसका सही आंसर हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? भाई आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, सबको ही पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ओर से विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? तो भाई आगे कुआं पीछे खाई, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद होता है, आपको पता है। सुबह आपसे क्रोध का पूछा गया था, ठीक है, और इस बार जो है आपसे शांत का पूछा गया है। तो एक प्रश्न आपके स्थायी भाव से पूछा जा रहा है, तो कितने गिने चुने 9-10 स्थायी भाव है, ठीक है। वो सारे स्थायी भाव आप पढ़ करके जाइए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा आपका शिल्पगत आधार की बात करते हैं तो सोरठा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, श्लेष अलंकार का सीधा सीधा उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चिपका हुआ जब अर्थ निकलता है तो श्लेष अलंकार होता है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता? तो भेद का प्रकार भी होता है, रहस्य भी होता है, भिन्नता भी होती है, लेकिन मूल्य से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर मूल्य हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर आपको देखिए एक पैसेज देखने को मिल रहा है। पैसेज का आंसर हम बता दे रहे हैं, पैसेज पढ़ने का समय तो है नहीं, आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए गद्यांश का उचित जो शीर्षक क्या हो जाएगा? तो श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, यह उचित शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। समस्त का पर्यायवाची क्या होता है? तो भाई समस्त का अर्थ ही होता है संपूर्ण, पूर्ण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तो इसका आशय क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादातर वो श्रम पर ही अपना विशेष जोर देते थे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो भाई जो बिना श्रम के भोजन करता है, गांधी जी की निगाह में वो एक तरह का चोर होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो भाई जो श्रम नहीं करता है उसको गांधी जी पापी मानते हैं, ऐसा इस गद्यांश में बताया गया है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की फेमस कृति है नीरजा। और हमने जब आपको पढ़ा रहे थे कि लेखक और उनकी कृतियाँ, उसमें हमने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा की कृति, सुमित्रानंद पंत और जो है गबन गोदान इनके मुंशी प्रेमचंद का, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का आता है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा, नीरजा, रश्मि निहार, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ये अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है हिंदी भाषा, ये भी हमने अपनी वीडियो में करवाया था आपको। अगला देखिए, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो थकना एक तरह का परिमाण होता है, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। चलिए भाववाचक नहीं दिया, अगर भाव दिया होता तो भाव हो जाता। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कूल जो है वो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? तो कूल जो है वो मृदु का पर्यायवाची नहीं होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन और दीन, इसका अर्थ क्या है? तो दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, दिवस और गरीब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 है भाई, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए कौन सा सही होगा? तो आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने आपकी हिंदी और जीके जीएस करवा दिया है। वीडियो पसंद आ गया भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस डेली बेस पर कराएंगे, और इसमें तो पूरा डिटेल में सॉल्व कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्वेश्चन आपको इसी नंबर पर भेजने जो हमने आपको दिया है। जैसे आप एसएससी एग्जाम दे करके बाहर निकले तो अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर आपको अपने क्वेश्चन को अपने नाम के साथ में भेज देना है, और कल का पेपर भी जिसका हो वो भी अपने पेपर को इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, तुरंत अभी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। लगभग 17-18 पीडीएफ हैं, वो आपको दे दी जाएंगी। तो अगर आप आज रात भर में भी उसको पढ़ लेते हैं तो लगभग 20 से 22 नंबर आपका वहाँ पर
कन्फर्म हो जाएगा 20 रुपए में। 1 रुपए का एक नंबर भाई बहुत सस्ता है, ठीक है ना? तो आप इसको मँगा लीजिए। इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये नंबर नीचे लिखा हुआ है और ये पेपर जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे भी आपको जॉइन कर लेना है। और वीडियो लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल सुबह के एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।